नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसएस मेमोरियल कॉलेज रांची, आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। मैं सेमेस्टर 4 के विद्यार्थियों के लिए पेपर 13 का विषय एक्सट्राडिशन प्रत्यर्पण जिस विषय पर चर्चा कर चुकी हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं प्रत्यर्पण संबंधी विषय को आवश्यक क्यों समझा गया एवं प्रत्यर्पण संबंधी आवश्यक शर्तें क्या है, इस विषय पर चर्चा करूंगी। प्रत्यर्पण की आवश्यकता। निम्नलिखित कारणों से प्रत्यर्पण की आवश्यकता महसूस की गई, जिसमें प्रथम है अपराधी को दंड देने की इच्छा। सामान्य रूप से अधिकांश राज्यों में यह इच्छा पाई जाती है कि भीषण अपराध करने वाला अवश्य दंडित होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति भीषण अपराध करके दूसरे देश में चला जाता है, तब उस देश से लाकर अभियोग चलाने की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया के द्वारा ही अपराधी को दूसरे देशों से लाया जा सकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप डॉक्टर धर्मतेजा के मामले में स्पष्ट है कि भारत सरकार उन पर मामला चलाना चाहती थी। उनके इंग्लैंड से प्रत्यर्पण के उपरांत ही यह संभव हो सका। द्वितीय कारण है, जिस देश के कानून को अपराधी ने भंग किया है वहीं साक्षी उपलब्ध है। वही राज्य अपराधी पर समुचित मुकदमा चला सकता है जिसके कानून को उसने भंग किया हो। जहां अपराध किया जाता है वहां अपराधी के विरुद्ध आवश्यक गवाही या साक्षी सुगमता पूर्वक उपलब्ध की जा सकती है। तृतीय कारण है, प्रत्यर्पण से भयंकर अपराधी भी भयभीत रहते हैं। अपराध एक सामान्य मानवीय कार्य है। यदि कोई व्यक्ति भयंकर अपराध करता है और पड़ोसी देशों में भागकर कानून से बच जाता है, तब इसके परिणाम स्वरूप अपराधों की वृद्धि होगी। किंतु यदि अपराधी को यह मालूम रहे कि दूसरे देशों में भागने पर भी प्रत्यर्पण संभव है, तो वह अपराध करके कानून से भागने का असफल प्रयास कम ही करेगा। चतुर्थ है, प्रत्यर्पण एक व्यवहारिक समस्या का समाधान है। प्रत्यर्पण मूल रूप से एक व्यवहारिक समस्या का समाधान है। प्रत्येक राज्य सामान्यतः यह सोचता है कि अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। यदि विदेश में जहां वह भाग गया है अभियोग चलाया गया, तब निर्णय होने तक साक्षियों को वहां नहीं रोका जा सकता। साक्षियों को दूसरे राज्यों में रोकना बहुत ही कठिन तथा असुविधाजनक होगा। अतः अपराधी का प्रत्यर्पण ही आवश्यक समझा जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यर्पण की शर्तें। प्रोफेसर ओपेनहीम के अनुसार प्रत्यर्पण संबंधी आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं, जिसमें प्रथम बिंदु है, प्रत्यर्पण की मांग की जानी चाहिए। प्रत्यर्पण केवल तभी किया जाएगा जब इसकी मांग की जाए और प्रत्यर्पण संधियों एवं प्रत्यर्पण संबंधी कानून में उल्लेखित औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जाए। द्वितीय कारण है, राजनीतिक अपराधी का प्रत्यर्पण नहीं। यदि भगोड़ा अपराधी राजनीतिक अपराध का दोषी है, तब उसका प्रत्यर्पण नहीं किया जाना चाहिए। तृतीय है, धार्मिक एवं सैनिक अपराधी प्रत्यर्पण के योग्य नहीं। सेना संबंधी अपराध एवं धार्मिक अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार तुच्छ विवाद भी गंभीर अपराध नहीं माने जाते और प्रत्यर्पण नहीं किया जाता। चतुर्थ है, पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रत्यर्पण की कार्यवाही। प्रत्यर्पण करने वाले राज्य की पुलिस प्रत्यर्पण मांगने वाले राज्य की पुलिस को अपराधी सौंपती है। प्रत्यर्पण की कार्यवाही पुलिस अपराध अधिकारियों के माध्यम से ही संपन्न की जाती है। पंचम है, पर्याप्त परीक्षण के बाद प्रत्यर्पण। किसी भी अपराधी का प्रत्यर्पण प्रथम दृष्टया के बाद ही किया जाता है। प्रत्यर्पण मांगने की प्रार्थना केवल
तभी की जा सकती है जब न्यायालय द्वारा संबंधित व्यक्ति को अपराधी पाया जा रहा है या उसके विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही का औचित्य है। षष्ठ है, प्रत्यर्पण के लिए दोहरा अपराध आवश्यक। किसी व्यक्ति का समर्पण केवल तभी किया जा सकता है जब संबंधित अपराध दोनों राज्यों में अपराध की परिभाषा में आता है। यदि प्रत्यर्पण मांगने वाले देश की दंड विधि के अनुसार कोई कार्य अपराध नहीं है, तब उसके संबंध में प्रत्यर्पण मांगा ही नहीं जाएगा, और यदि प्रत्यर्पण करने वाले राज्य की दृष्टि से वह अपराध नहीं है, तब प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। सप्तम है, जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण हो उसी के लिए दंड व्यवस्था होनी चाहिए। प्रत्यर्पण संधियों के अनुसार प्रत्यर्पण की यह शर्त रखी जाती है कि समर्पित किए गए व्यक्ति पर केवल उन्हीं अपराधों के लिए अभियोग चलाया जाएगा और उन्हें दंडित किया जाएगा जिनके लिए प्रत्यर्पण की मांग की गई है। यदि समर्पित व्यक्ति पर किसी अन्य अपराध के लिए अभियोग चलाया जाता है अथवा दंडित किया जाता है, तो प्रत्यर्पण करने वाला देश शिकायत करने का अधिकार रखता है। नेक्स्ट है, प्रत्यर्पण की संधियां कितने प्रकार की होती है और किन किन देशों के मध्य भारत ने प्रत्यर्पण संधियां की हैं। प्रत्यर्पण की संधियां दो प्रकार की होती हैं। प्रथम है प्राचीन अथवा संस्थापक प्रकार की संधियां, जो ऐसे अपराधों की सूची प्रस्तुत करती है जो प्रत्यर्पण के योग्य हैं। दूसरा है आधुनिक संधियां, जिनमें इस प्रकार के अपराधों की सूची नहीं होती, वरन सामान्य रूप से उन सभी मामलों में प्रत्यर्पण की व्यवस्था की जाती है जहां सभी संबंधित राज्यों में अपराध दंडनीय हैं। नेक्स्ट हम लोग चर्चा करेंगे भारत ने विभिन्न देशों के मध्य प्रत्यर्पण संधियां की हैं, जिसमें भारत व कनाडा के बीच प्रत्यर्पण संधि हुई थी। 6 फरवरी 1987 को भारत व कनाडा के विदेश मंत्रियों ने नई दिल्ली में एक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह व्यवस्था है कि आतंकवादी हिंसा तथा विमानों के अपहरण तथा इसी प्रकार के अपराध के दोषी व्यक्तियों को मांगने पर एक दूसरे देश के हवाले किया जा सकता है। संधि में कहा गया है कि जिन अपराधों के लिए दोनों देशों में 1 से अधिक वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है, उनके अपराधियों की अदला बदली की जा सकेगी। प्रत्यर्पण के योग्य वे ही अपराधी माने जाएंगे जिनके अपराध दोनों देशों में दंडनीय हैं। इस समस्या पर भी यह व्यवस्था की गई है कि राजस्व अथवा वित्तीय मामलों से संबंधित मामले भी इस संधि के अंतर्गत आएंगे। संधि की शर्तों के अनुसार किसी अपराधी का प्रत्यर्पण हो सकता है, चाहे वह अपराध संधि लागू होने के बाद किया गया हो या पहले। अतः इसका अभिप्राय यह है कि जिन अपराधियों पर इस समय कनाडा में मुकदमा चल रहा है, उनका भी प्रत्यर्पण किया जा सकेगा। नेक्स्ट है भारत एवं ब्रिटेन के मध्य प्रत्यर्पण संधि। नई दिल्ली में 15 नवंबर 1993 को अनुसमर्थन का आदान प्रदान हो जाने से लंदन में 12 सितंबर 1992 को भारत तथा यूके के बीच हस्ताक्षरित प्रत्यर्पण संधि 15 नवंबर 1993 से प्रवृत्त हो गई थी। इस संधि के उपबंधों को पूरी तरह से प्रवृत्ति करने के लिए
भारतीय प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 में संशोधन किया गया ताकि उसे दिसंबर 1993 से लागू किया जा सके। राष्ट्रमंडल में ब्रिटेन दूसरा देश है जिसके साथ भारत ने प्रत्यर्पण संधि की है। यह संधि सामान्य राष्ट्रकुल योजना के तहत दोनों देशों के बीच वर्तमान प्रत्यर्पण व्यवस्था का स्थान लेगी। इससे दोनों देशों के बीच उसी प्रकार की प्रत्यर्पण व्यवस्था हो जाएगी जैसी यूरोपीय देशों व अमेरिका के बीच है। इस संधि की व्यवस्था अनुसार दोनों में से किसी देश में यदि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करता है जिसके लिए 12 महीने या अधिक की सजा है तो वह प्रत्यर्पण का मामला माना जाएगा। नेक्स्ट है भारत एवं हांगकांग के मध्य प्रत्यर्पण संधि। जून 1997 में हांगकांग का चीन को हस्तांतरण से पूर्व भारत तथा हांगकांग के मध्य एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। नेक्स्ट है भारत और अमेरिका के मध्य प्रत्यर्पण संधि। भारत और अमेरिका के मध्य लंबे समय तक कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं थी। यद्यपि आतंकवाद से संबंधित मसलों पर दोनों देश एक दूसरे से सहयोग करते रहे थे। भारत और अमेरिका के मध्य एक प्रत्यर्पण संधि 25 जून 1997 को वाशिंगटन में संपन्न हुई। नेक्स्ट है भारत और रूस के मध्य प्रत्यर्पण संधि। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा अनुसमर्थन करने के बाद भारत रूस प्रत्यर्पण संधि 15 अप्रैल 2000 से लागू हो गई है। नेक्स्ट है भारत और स्पेन के मध्य प्रत्यर्पण संधि। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक लड़ाई को गति प्रदान करते हुए भारत एवं स्पेन ने जून 2002 में एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। यह संधि गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी की 5 दिन की स्पेन यात्रा के दौरान 20 जून को संपन्न हुई। धन्यवाद।